गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम मुगलों के आगमन का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने बाबर का प्रारंभिक जीवन, बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा, पानीपत के युद्ध के पहले बाबर के भारत पर आक्रमण, पानीपत में बाबर की विजय के कारण, पानीपत के प्रथम युद्ध के परिणाम, बाबर व सांगा के मध्य संघर्ष के कारण तथा खानवा में बाबर की विजय के कारणों का अध्ययन किया। आज के वीडियो में हम चंदेरी के युद्ध से कंटिन्यू करेंगे। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में खानवा के युद्ध के पश्चात बाबर की दूसरी मुख्य विजय चंदेरी की थी। चंदेरी व्यापार और राजनीतिक दोनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण था। चंदेरी पहले मालवा के अधीन था, परंतु बाद में वहां के सूबेदार मेदिनी राय ने राणा सांगा की अधीनता को स्वीकार कर लिया था और उसकी ओर से खानवा के युद्ध में भाग लिया था। बाबर ने उस शक्तिशाली राजपूत सरदार को स्वतंत्र छोड़ना उचित नहीं समझा। चंदेरी को जीतने से न केवल राजपूत शक्ति अधिक दुर्बल होती, साथ ही बाबर को मालवा को जीतने में भी सुविधा होती। बाबर ने मेदिनी राय के सामने प्रस्ताव रखा कि वह चंदेरी दे दे तथा शमशाबाद ले ले। मेदिनी राय के बाद 29 जनवरी 1528 ईस्वी को बाबर ने चंदेरी पर आक्रमण करके दुर्ग को अपने अधिकार में ले लिया। मेदिनी राय युद्ध में मारा गया तथा चंदेरी पर मुगल सत्ता स्थापित हुई। बाद में चंदेरी को मालवा राजवंश के एक वंशज अहमद शाह को दे दिया गया। नेक्स्ट है घाघरा का युद्ध, जो कि 1529 ईस्वी में हुआ। यद्यपि दिल्ली अफगानों के हाथों से निकल चुका था, फिर भी बिहार व जौनपुर के क्षेत्रों में सुल्तान मोहम्मद नहानी के नेतृत्व में नोहानी अफगानों का प्रभुत्व था। 1528 ईस्वी में मोहम्मद नोहानी की मृत्यु हो गई, जिससे नोहानी अफगान असंगठित हो गए, परंतु शीघ्र ही महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगान फिर एकत्र हुए। बंगाल का शासक नुसरत शाह भी अफगानों का समर्थन कर रहा था। बाबर इन घटनाओं क्रमों की अनदेखी नहीं कर सकता था। अंत में 6 मई 1529 ईस्वी को घाघरा नदी के तट पर बाबर ने अपनी सेना को एकत्रित किया तथा अफगानों से युद्ध किया। बाबर को इस युद्ध में पूर्ण सफलता प्राप्त हुई। अनेक अफगान सरदार उनके संरक्षण में आ गए। महमूद लोदी बंगाल भाग गया। बिहार का कुछ भाग मोहम्मद खां लोहानी को और अधिकांश भाग दालालुद्दीन को दे दिया गया। बंगाल के शासक नुसरत शाह ने बाबर से संधि कर ली, जिसके द्वारा दोनों ने एक दूसरे की संप्रभुता तथा सीमाओं को स्वीकार कर लिया और नुसरत शाह ने यह आश्वासन दिया कि वह बाबर के शत्रुओं को वहां शरण नहीं देगा। नेक्स्ट है बाबर का चरित्र, व्यक्तित्व एवं उपलब्धियां। तत्कालीन तथा आधुनिक इतिहासकारों ने बाबर के चरित्र की प्रशंसा की है। बाबर के चचेरे भाई मिर्जा हैदर ने अपनी पुस्तक तारीख रशीदी में लिखा है कि वह अनेक प्रकार से के गुणों से विभूषित था। उसमें अगणित उत्तमताएं थीं। सबसे अधिक उत्तमता यह थी कि वीरता और मनुष्यता उसमें विद्यमान थी। फरिश्ता ने लिखा है, बाबर का शरीर सुंदर था, उसकी बोलचाल आकर्षक व स्वाभाविक था, उसका चेहरा सुखद था और उसके व्यवहार में स्नेह था। वी.ए. स्मिथ ने लिखा है कि अपने युग में बाबर एशिया में बड़ा शासक तथा वह किसी भी देश और किसी भी युग के शासकों की कोटि में उच्च स्थान रखता था। इलियट के अनुसार वह वीर, दानी, बुद्धिमान, चरित्र की दृष्टि से विभेदी और स्पष्ट स्वभाव वाला था। उसके कार्य अद्भुत थे। अगर उसकी शिक्षा दीक्षा यूरोप में हुई होती तो वह हेनरी चतुर्थ के समान होता। व्यक्ति के रूप में बाबर का व्यक्तित्व जीवन बड़ा ही आदर्शमय था। बाल्यकाल में वह आज्ञाकारी तथा कर्तव्यपरायण पुत्र था। वह अपने मित्रों, सगे संबंधियों, कुटुंबजनों के प्रति आदर भाव रखता था। उसने अपने व्यक्तिगत जीवन में उच्च कोटि की नैतिकता को स्थान दिया। वह शराब का शौकीन था। स्त्रियों के प्रति व्यवहार में एक प्रकार का संयम रखता था। जीवन के ऐश आराम व विलासिता का गुलाम वह नहीं था। धैर्य, साहस और सहनशीलता आदि विशेषताओं का उसने अपने चरित्र में पूर्णतः विकास किया। विद्वान के रूप में सांस्कृतिक व लोक शिष्टाचार में अद्वितीय होने के कारण ही बाबर एक महान पंडित और ललित कलाओं का प्रेमी था। वह तुर्की भाषा का एक उच्च कोटि का सुयोग्य लेखक था। उसकी लेखन शैली विशुद्ध थी। उसकी सुप्रसिद्ध आत्मकथा बाबरनामा है। तुर्की भाषा का उसका दीवान
जो कि एक कविता संग्रह है, काव्य कला का एक अनुपम उदाहरण है। फारसी में अनेक कविताओं का रचयिता तथा मुबैयान नामक एक विशेष पद्य शैली काव्य जन्मदाता माना जाता है। लेनपोल ने लिखा है कि यदि किसी ग्रंथ को प्रमाण के रूप में माना जा सके तो वह बाबर की जीवनी है, जो उसने तुर्की भाषा में लिखी। धार्मिक विचार। धार्मिक दृष्टि से बाबर कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसका ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास था। वह कहता था कि ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, उसकी शरण में रहकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। उसने भारत में धार्मिक असहिष्णुता का परिचय दिया। उसने राणा सांगा और मेदिनी राय के खिलाफ जिहाद की घोषणा की। गाजी की उपाधि ग्रहण करना, राजपूतों के सिरों की मीनार खड़ी करना, मुसलमानों को तमगा कर से मुक्त करना, अयोध्या में ऐसे स्थान पर मस्जिद बनवाना जिसे श्री राम का जन्म स्थान मानकर हिंदू पूजते थे। यह कहना उचित होगा कि यहाँ की जनता के प्रति बाबर का व्यवहार सल्तनत युग के अन्य शासकों के व्यवहार की भांति बुरा नहीं था। सैनिक और रणकुशल सेनापति के रूप में बचपन से लेकर मृत्यु पर्यंत बाबर को अपने जीवन की सुरक्षा, सिंहासन छीनने और अन्य स्थानों पर विजय प्राप्ति के निमित्त निरंतर लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। एक सैनिक और सेनापति के रूप में बाबर प्रशंसनीय था। डॉक्टर SR शर्मा ने लिखा है कि वह प्रशंसनीय घुड़सवार, अच्छा निशानेबाज, कुशल तलवारबाज और जबरदस्त शिकारी था। एक सेनापति के रूप में बाबर ने मध्य एशिया में विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ लड़ते हुए युद्ध विद्या के तौर पर तरीके सीखे थे। उसका भारत में सफलतम प्रयोग किया। एशिया का वह प्रथम शासक था जिसने गोला बारूद का सफलतम प्रयोग किया था। शासक और कूटनीतिज्ञ के रूप में बाबर एक शक्तिशाली शासक के रूप में केवल भारतवर्ष में अपनी विशेषताओं का परिचय ही नहीं दिया, बल्कि अपने स्वदेश में भी उसने शांति और अनुशासन की स्थापना की। उसने अपने क्षेत्र के मुख्य भागों में सड़कें सुरक्षित करवाई तथा उसने लुटेरों से अपनी प्रजा के जान माल की रक्षा की व्यवस्था की। उसका दरबार अनुशासन का केंद्र था। एक शासक के रूप में वह प्रजा की सुख सुविधा का बड़ा ख्याल रखता था। काबुल के लोगों के साथ अपनी कूटनीतिज्ञता का वह जिस रूप से उपयोग किया, उस रूप में फरगाना और समरकंद में अपने निकट के लोगों के साथ नहीं कर सकता था। डेनिसन रॉस के शब्दों में, जिस नीति ने उसने सुल्तान इब्राहिम के विद्रोही सामंतों को आपस में एक दूसरे से भिड़ाया, यह मैकियावेली की योग्यता से कम न थी। शासक प्रबंध के रूप में कुछ विद्वानों का मानना है कि बाबर एक अच्छा प्रशासक नहीं था और रचनात्मक बुद्धि का अभाव था। शासन के क्षेत्र में उसका एक कार्य सुल्तान के स्थान पर बादशाह की उपाधि धारण करना था। उसने प्रजा की रक्षा के लिए लुटेरों का दमन किया, बदख्शा से बिहार तक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की, सड़कों की सुरक्षा का प्रबंध, चौकियां स्थापित की, बाबरी गज के आधार पर मार्गों को नपवाया तथा डाक प्रबंध किया। इसके अलावा बाबर ने आगरा, फतेहपुर सीकरी, बयाना, धौलपुर, ग्वालियर आदि स्थानों पर इमारतें बनवाई, अनेक बाग लगवाए। रसबुक विलियम ने ठीक ही कहा है कि बाबर ने अपने बेटे के लिए एक ऐसा राजतंत्र छोड़ा जो केवल युद्धकालीन परिस्थितियों में ही सुसंगठित रह सकता था। शांति काल के लिए यह निर्बल और निकम्मा था। थैंक यू।